हेलो बच्चों। तो इस बार मैं लेके आया हूँ इंडियन डेमोक्रेसी का एमसीक्यूज आज के क्लास में। तो कंप्लीट इकोनॉमिक एंड सिविक्स यानी कि जो पार्ट थ्री बुक है तुम लोगों का। पार्ट थ्री बुक में 4 चैप्टर्स हैं। तो चारों का चारों चैप्टर्स का एमसीक्यूज है मेरे पास। एंड इसका पीडीएफ का, अगर तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो तुम लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। बाकी आंसर के लिए तुम लोग यहाँ आके मैच कर सकते हो। ओके, तो आंसर की हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, तो अगर तुम लोग देख रहा होगा तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा हम एमसीक्यू प्रिपेयर किया और पूरा चैप्टर कवर कर दिया, चाहे एसोसिएशन रीजन हो, एमसीक्यूज हो, या फिर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू और करेक्ट हो, इस टाइप का हो। हर एक टाइप का हम कवर किया है और पूरा बुक कवर कर दिया। अगर तुमने ये पढ़ लिया मतलब समझ लो पूरा बुक कवर हो चुका एमसीक्यू पर्पज में। तुम लोग को अलग से बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, ठीक है, चलो कंटिन्यू। तो पहला वाला क्या है, नंबर वन, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो बड़ा कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। पहला नंबर का सही ऑप्शन ऑप्शन ए। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश सब्जुकेशन फॉर नियरली 2 सेंचुरी। तो वो 2 सेंचुरीज क्या है, 757 टू 1757 टू 1947, ऑप्शन सी। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। ओके, देयर कैन नॉट बी ए ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं होगा। हर डेमोक्रेसी का यानी हर डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। नॉट अबाउट वैल्यूज, ये गलत स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट वैल्यू। ओके, एंड रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, एक ही बात है। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर नंबर, which party in England came to power in general election held in July 1945? लेबर पार्टी, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ही बात है, लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव पूछा नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन। टू क्रिएट कॉन्टिनेंट एनवायरमेंट, ये भी राइट है। टू मेक नेसेसरी प्रिपरेशन, ये भी राइट है, दोनों सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी यूनिट ऑफ कैबिनेट मिशन वेर देयर इन द कैबिनेट मिशन। नंबर बी, 3 cabinet ministers were there. 3 unit of cabinet ministers were there. Name the senior member of the Constituent Assembly. Dr. Sachidananda Sinha, who was elected as the president, Dr. Rajendra Prasad, and who was the chairman, Dr. B.R. Ambedkar. Okay. How many members were there in drafting committee? 7 members tha. When did Constitution came into force? 26 January 1950. Under which provision इंडिया को रूल किया जाएगा? बिकॉज ऑब्वियस बात है 1947 में आजाद हुआ, पर सिंस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो 1947 से 1950 के बीच इंडिया को कैसे रूल किया जाता है, कि कौन से एक्ट के थ्रू? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which of the following statements is true about, is या are, is oblique are, true about the preamble of Indian Constitution? तो preamble is the introduction, सही है। It has been described in the preamble, ये भी सही है। It is regarded as the soul of the Indian Constitution, ये भी सही है। And each and every word bears ideals, philosophy, objectives, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 and 4 चारों सही है। 40 देखो क्या बोला है, The constitution is very essential for an independent and democratic. Yes, definitely चाहिए। And क्योंकि constitution and democracy complementary है, तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो ऑप्शन सी। Every word in the preamble which begins with the word "We the people of India." Okay. The correct statement related to the underlying statement.
तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या डिनोट कर रहा है? ओके, so the makers paid due attendance to manifest every aspect of each ancient Indian culture and civilization. ये सबको इंक्लूड किया गया. ओके, the makers make it clear that जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो इंडियन पीपल है. डेफिनेटली वी यही बताता है. इंडियन पीपल आर द मेन फोर्स बिहाइंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सही है, बिकॉज जनता जनता जनार्दन, तो जनता के थ्रू होगा. यानी कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है. द गवर्नमेंट हैज सम अथॉरिटी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, सरकार इजीली चेंजेस नहीं ले सकता कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सरकार का कोई अथॉरिटी नहीं. Who among the following was not the member of drafting committee? Option C, राजेंद्र प्रसाद नहीं. Who among the following were the members? अब हमको मालूम है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो A, B, D, E ये चारों थे. ओके, which of the following is incorrect about the below statement? सोवरेन, इंडिया का सोवरेन कंट्री है. सोवरेन कंट्री का मतलब हुआ कि इंडिया को कोई बाहर वाला रूल नहीं कर रहा. तो इंडिया इज सोवरेन इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट. सही है. इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर, यानी इंडिया को कोई फॉरेन पावर रूल नहीं कर रहा, या फिर ना ही कोई इंटरनली कोई अलग इंटरनली कोई कर रहा है. इंटरनली मतलब राजा, तो राजा भी नहीं करता है. इंडिया को इंडिया का जनता यानी कि पीपल रूल करता है. तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. इंडिया इज हेडेड बाय मोनार्क. तो अगर तुमको सोवरेन का मीनिंग नहीं भी पता तो भी ये डायरेक्ट आंसर. 19, अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd, ये तीनों को ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के तहत इन द ईयर 1976. ऑप्शन ए. Which of the following statement is not true about the word socialist? Okay, तो सोशलिस्ट क्या बताता है? देखो, there shall not be inequality among the people, यानी कि इनकम हो या स्टेटस हो या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उसके बेसिस में इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए. तो ये सही है. सोशलिज्म शैल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि ऑब्वियसली नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. मतलब सरकार का हक बनता है हर जनता पे इक्वली पैसा खर्च करे, कहने का मतलब ये. ओके, तो ऑप्शन बी भी सही है. द नेशनल इकोनॉमी शैल बी गाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट. ये गलत है. हम लोग का इंडिया का इकोनॉमी अमीर लोग कंट्रोल नहीं कर सकता, कहने का मतलब वही है. इट शुड नॉट बी गाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट. ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू. ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ पे बोलते गाइड होना चाहिए, पर नहीं. नेशनल इकोनॉमी शैल बी डिटरमाइंड बाय द पीपल. यस, हम लोग से डिटरमाइंड होगा. 21, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री. ट्रू. और सेक्युलर क्या होता है? जहाँ पे कास्ट, रिलीजन या जेंडर का बेसिस में बायसनेस नहीं होता है. तो इंडिया सेक्युलर कंट्री. ट्रू है. और पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटी, यानी कि हम लोग का प्रेसिडेंट हर साल इलेक्शन होता है एवरी 5 years में, हेरिडिटी नहीं है. तो ए एंड बी, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन बी. तो क्यों नहीं है? बिकॉज सेक्युलर का मतलब था बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, उसमें बायसनेस होना. तो सिंस सेक्युलर है तो उसमें बायसनेस नहीं है, कहने का मतलब हुआ है. सेक्युलर है मतलब बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन, बायसनेस नहीं है. तो वो रीजन आना पड़ेगा. ये रहा. इंडिया सेक्युलर कंट्री बिकॉज इंडिया डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन. ऑब्वियसली बात है, रिलीजन का नाम पे कोई बायसनेस नहीं. तो ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पता ही चल रहा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया इज नॉट हेडेड बाय द मोनार्क. इंडिया को कोई मोनार्क रूल नहीं करता. इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री. रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि इंडिया को कोई मोनार्क हेड नहीं कर रहा. तो रिपब्लिक ट्रू है. और सिंस कोई मोनार्क हेड नहीं कर रहा, तो द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटी, यानी कि प्रेसिडेंट का पोस्ट हेरिडिटी नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है. ओके, तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड? सेक्युलर, यूनिटी एंड सोशलिस्ट, यानी कि ए, बी, डी. ऑप्शन डी. हाउ जुडिशरी एक्ट इज एन एम्पायर? अब हमको मालूम है जुडिशरी, सेंटर, स्टेट तीनों एक लेवल पे, सेम लेवल पे. हाँ, तीनों का पावर इक्वल है. तो जुडिशरी रूल्स ओवर सेंटर, ये गलत हो गया. सेंटर एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली, ये भी गलत है. दोनों इंडिपेंडेंटली काम करता है. कोर्ट के पास कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर चेंज करने का, बट यस का इंटरप्रेट करने का हक है. तो ऑप्शन डी. कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. 27 देखो, विच ऑफ पता लगाना क्या है. देखो, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, इसी से पता चल गया था डिसेंट्रलाइज सिस्टम. डिसेंट्रलाइज सिस्टम में थर्ड यानी लोकल गवर्नमेंट आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल? ओके, अब देखो, इंडिया सिर्फ क्वासी फेडरल है, तो इंडिया में सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है, तो वन इज करेक्ट. रेसिडुअरी सब्जेक्ट सेंटर के पास होता है. व्हाट इज रेसिडुअरी सब्जेक्ट? जैसे कि इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब
इन सब टॉपिक में स्टेट गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं, ये डायरेक्टली सेंटर के पास आता है। ट्रू है। इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, ये गलत है। सेंटर का अपना सब्जेक्ट अपना एरिया है, स्टेट्स का अपना एरिया है, दोनों का इक्वल सब्जेक्ट नहीं, इक्वल एरिया नहीं। करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, तो ऑब्वियसली इंडिया का करेंसी सेंटर का हाथ में है और रेलवे सेंटर का हाथ में है, स्टेट का कुछ नहीं है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी। फेडरलिज्म के बारे में बता रहा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, सही है, ये आर्टिकल 1 के तहत है, आर्टिकल 1 के तहत। फिर पावर को शेयर किया गया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये भी सही है। इट इज इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर, इतना आसान नहीं है पावर को चेंज करना। एंड पार्लियामेंट खुद कैन चेंज पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, नहीं, पार्लियामेंट ये सब अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता, राज्यसभा लोकसभा सब में मेजोरिटी पास होना पड़ेगा। तो 1 and 2 ये करेक्ट। यूएसए होता है होमलैंड ऑफ फेडरलिज्म, ओके। द सिस्टम ऑफ यूएसए इज द रियल फेडरल सिस्टम, क्यों? बिकॉज यूएसए में सेंटर और स्टेट दोनों बराबर पावर का होता है। दे एंजॉय मोर फ्रीडम, उनका वहाँ फ्रीडम काफी ज्यादा है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन सी। आर्टिकल 1 के तहत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अभी हम बताया था। डुअल सिटीजनशिप यूएसए को ग्रांट दिया गया, एंड ऑब्वियसली इंडिया को छोड़ के बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप लागू है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सी, कनाडा, यूके, यूएसए, तीनों के पास डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, क्यों? बिकॉज इंडिया में सेंटर और स्टेट मिल के चलता है, इंडिया में सेंटर और स्टेट मिल बांट के चलता है। तो ऑब्वियस बात है ए करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बिकॉज वही लिखा द इंडियन फेडरल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो आर भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। बिकॉज कोऑपरेटिव का मतलब हुआ सेंटर और स्टेट मिल बांट के चलेगा, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसी के साथ ये 35 MCQs खत्म। तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक इंडियन, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो डालने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।